नमस्कार, मैं हेमलता शर्मा ज्ञान विविध यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कल हमने पाठ पढ़ा था पाठ 7 मीराबाई। आज हम पाठ 8 पढ़ेंगे जो मिसाइल मैन है। मिसाइल मैन अब्दुल कलाम। मिसाइल मैन किसे कहा जाता है? अब्दुल कलाम। इस पाठ में अब्दुल कलाम का साक्षात्कार है कि वह बच्चों को किस तरह से समझाते हैं, बच्चों को बताते हैं कि हमें किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए, उसका उन्होंने इस पाठ में उल्लेख किया है। उन्होंने विद्यार्थियों को मिसाइलों के बनने एवं प्रक्षेपण करने के वैज्ञानिक सिद्धांत को समझाया है कि किस तरह से मिसाइल बनती है और उनका प्रक्षेपण किस तरह से किया जाता है। इसके वैज्ञानिक सिद्धांत को उन्होंने विद्यार्थियों को बताया है और उसके सिद्धांत को समझाया है कि इससे देश को शक्तिशाली बनने में किस तरह से मदद मिलती है। देश को शक्तिशाली बनाने का संदेश जो है वह अब्दुल कलाम ने बताया है। अब्दुल कलाम हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। डॉक्टर कलाम को प्रक्षेपास्त्रों का विशेषज्ञ कहा जाता है। डॉक्टर अब्दुल कलाम को प्रक्षेपास्त्रों का विशेषज्ञ कहा जाता है और इसीलिए प्रक्षेपास्त्रों का विशेषज्ञ होने के कारण उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। मिसाइल होती है आपके इस प्रक्षेपास्त्र मिसाइल होती है एक फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र। इसीलिए अब्दुल कलाम को इसका विशेषज्ञ होने के लिए मिसाइल मैन कहा जाता है। अब हम इसके अब्दुल कलाम के पाठ मिसाइल मैन के बारे में आज जानकारी प्राप्त करेंगे। इनका अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था, इनका क्या नाम था, इन्होंने किस तरह से अपने जीवन में संघर्ष करते हुए आगे बढ़े और किस तरह से हमें विद्यार्थियों को आगे बढ़ना चाहिए, उसके बारे में अब्दुल कलाम ने इस पाठ में बताया है। ये इसी में साक्षात्कार है। रामेश्वरम तमिलनाडु की एक अल्प शिक्षित परिवार यानी बहुत ही कम पढ़े लिखे परिवार में सन 1931 में जन्मे अबुल पकीर जैनुला अब्दीन अब्दुल कलाम। अब्दुल कलाम का पूरा नाम था अबुल पकीर जैनुला अब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु के रामेश्वरम में 1931 में एक बहुत ही अल्प शिक्षित यानी कम पढ़े लिखे परिवार में हुआ था। अब्दुल कलाम ने रक्षा वैज्ञानिक के रूप में ख्याति अर्जित की थी। उन्होंने रक्षा वैज्ञानिक के रूप में ख्याति अर्जित की थी। ख्याति होती है आपके प्रसिद्धि, अर्जित यानी प्राप्त करना। उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था और मिसाइल मैन इन्होंने जो ख्याति प्राप्त की थी उसके बाद इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कलाम का व्यक्तित्व तपस्या से भरा हुआ था, यानी कलाम ने बहुत ही अपने जीवन में बहुत ही संघर्ष किए थे, बहुत ही मेहनत की थी। दिन में 18 घंटे काम करते रहने के बीच वीणा बजाने का अभ्यास भी वे करते थे। यानी 24 घंटों में से 18 घंटे काम करते हुए भी वह अपने मनोरंजन के लिए बीच में वीणा बजाने का अभ्यास भी करते थे। अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्होंने अपने शिक्षकों को दिया है। यानी उनकी जो भी उपलब्धियां थी उन उपलब्धियों का श्रेय उन्होंने अपने शिक्षकों को दिया है। वे बच्चों और युवाओं की आंखों में विकसित भारत की तस्वीर देखते थे। अब्दुल कलाम का सपना था कि बच्चे और युवा जो है वह देश का भविष्य है और उन्हें अपने देश के भविष्य की रक्षा करने के लिए हमेशा ही प्रयत्नरत होना चाहिए। प्रश्न और उत्तर इसमें अब्दुल कलाम से साक्षात्कार है जिसमें प्रश्न किए जाते हैं और उनका उत्तर जो है वह अब्दुल कलाम देते हैं। प्रश्न है कि वह कौन सी घटना थी जिसने आपके जीवन को एक नई दिशा दी एवं आपको एक महान इंजीनियर और वैज्ञानिक बनने के लिए
मार्ग दिखाया। तो अब्दुल कलाम उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि ऐसी कौन सी घटना थी जिससे आपको वैज्ञानिक बनने का मार्ग मिला। तो डॉक्टर कलाम कहते हैं यह घटना उस समय की है जब मैं 10 वर्ष का था, यानी जब अब्दुल कलाम 10 वर्ष के थे उस समय की घटना है कि वे आज 5वीं कक्षा में पढ़ते थे और उनके अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर उन्हें चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझा रहे थे। उन्होंने श्याम पट होता है अपना यह ब्लैक बोर्ड, उन्होंने श्याम पट पर चित्र बनाकर लगभग 20 मिनट तक हमें समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है। उनके अध्यापक श्री सुब्रमण्यम ने उन्हें ब्लैक बोर्ड पर श्याम पट पर चिड़िया का चित्र बनाकर 20 मिनट तक समझाया कि चिड़िया कैसे उड़ती है। पंख फड़फड़ाकर और संतुलन बनाने के लिए उसकी पूंछ कैसे काम करती है। पूरा समझाकर उन्होंने हमसे पूछा, यानी पूरा समझाकर उन्होंने श्री अब्दुल कलाम से पूछा कि कुछ समझ में आया। तो कई बच्चों ने कहा कि हमें समझ में नहीं आया। तो इस पर वे क्रोधित होने के बदले, मतलब जब हम अपने शिक्षक से कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आया, तो क्रोधित होने की जगह उनके शिक्षक उन्हें कहाँ ले गए, एक समुद्र के तट पर ले गए और उन्होंने उन्हें वापस समझाया। वहां हमने अनेक पक्षियों को उड़ते हुए देखा। समुद्र तट के किनारे ले गए जहाँ पर बहुत से पक्षी थे और उन्होंने उन पक्षियों को उड़ते हुए हमें दिखाया कि पक्षी किस तरह से उड़ते हैं, वह किस तरह से क्रिया करते हैं। वहां पक्षियों की उड़ान भरने की प्रक्रिया मुझे अच्छी लगी। पक्षी किस तरह से उड़ान भरते हैं उसकी प्रक्रिया को बार बार देखना हमें बहुत ही अच्छा लगा। पैरों की मरोड़, पंखों की गति, पूंछ से संतुलन, सभी क्रियाओं के सामंजस्य होता है आपका आपसी तालमेल जो है वह सारे सामंजस्य से स्पष्ट हो गया। मतलब कि पक्षी किस तरह से उड़ते हैं, उनका पूंछ का संतुलन किस तरह रहता है, उनके पंखों का मरोड़ किस तरह से रहता है, वह सब देखने से हमें अपने आप समझ में आ गया कि चिड़िया कैसे उड़ती है। इस अध्याय से पक्षियों की उड़ान की तकनीकी के साथ साथ हमें जीवन में एक गहरी शिक्षा मिलती है। सैद्धांतिक ज्ञान को उदाहरण के द्वारा ही पूर्ण शिक्षा का रूप मिलता है। सिर्फ बताने की जगह है अगर हम उस क्रिया को करके देखते हैं। अब्दुल कलाम ने हमें समझाया कि हमारे शिक्षक ने जब हमें नहीं समझ में आया तो वह हमें समुद्र के किनारे ले गए और वहां पर उन्होंने हमें उन पक्षियों को, वहां बहुत सारे पक्षी थे और उनको जब हमने बार बार में उड़ते हुए देखा तब हमें समझ में आया कि यह किस तरह से उड़ते हैं। तो हमारी यह एक बात, गहरी बात समझ में आ गई कि किसी भी बात को मौखिक समझने के बजाय अगर हम उस क्रिया को करके देखते हैं तो हमारे दिमाग में वह बात जैसी है वैसे ही बैठ जाती है और हमें वह बात जल्दी समझ में आती है। रामेश्वरम के तट पर पक्षियों की उड़ान मेरे मन की गहराई तक उतर गई। यह मेरे जीवन का महत्वपूर्ण अध्याय था, यानी इससे मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद ही मैंने उड़ान विज्ञान को अपना विषय बनाने का निश्चय किया। उड़ान मतलब जब उन्होंने यह आगे का काम किया, मिसाइल मैन बने हुए, तब इसी चिड़िया की उड़ान से ही उन्होंने विज्ञान विषय को अपना विषय बनाया। मैं उनका आभारी हूँ जिन अध्यापकों के पढ़ाने के विधि ने मेरा भविष्य बना दिया। इससे मैंने अपने जीवन के लक्ष्य को और उद्देश्य को निर्धारित किया। चिड़िया की उड़ान से ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया। आगे चलकर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग में पढ़ाई की और तब रॉकेट इंजीनियर और तकनीकी विशेषज्ञ बना।
उसके बाद में विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या प्रश्न, क्या क्या तैयारियां करनी पड़ती है। अगला प्रश्न है अब्दुल कलाम से कि विज्ञान विषय पढ़ने के लिए हमें क्या क्या तैयारियां करनी आवश्यक है। तो इसमें कलाम बताते हैं कि सबसे जरूरी है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में आपसी तालमेल, सामंजस्य, और शिक्षक और विद्यार्थी में आपसी लगाव होना चाहिए और विषय के प्रति पूर्ण हमारा लगाव होना चाहिए कि हमें उस पढ़ना, जिस विषय को हम पढ़ना चाहते हैं उसके प्रति हमें पूर्णतया समर्पित होना चाहिए। हमारे मन में विषय के प्रति लगाव और विद्यार्थी के मन में प्रबल इच्छा होनी चाहिए। किसी भी विषय को पढ़ने के लिए हमारे मन में प्रबल इच्छा होनी चाहिए। विज्ञान हमें एक विशेष दृष्टि प्रदान करता है जिससे हमारी मानसिक अनिश्चितता समाप्त हो जाती है। विज्ञान हमें इस तरह से एक दृष्टि प्रदान करता है जिससे हमारे मन में अगर कोई अनिश्चितता, हमारे मन में कोई शंका होती है तो वह समाप्त हो जाती है। यह दृष्टिकोण हमें समस्याओं को सुलझाने की शक्ति प्रदान करता है कि किस तरह से हमें कोई भी समस्या है वह सुलझानी चाहिए। इसलिए न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांतों की खोज, आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी, स्टीफन हॉकिंस की स्ट्रिंग थ्योरी, सीवी रमन जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला, उनके बारे में पढ़ना हमें अच्छा लगता है। विज्ञान के विद्यार्थियों को सारे वैज्ञानिकों के बारे में सबसे पहले जानकारी होना जरूरी है कि हमें किस तरह से, उन वैज्ञानिकों ने किस तरह से क्या काम किया, किस तरह से उन्होंने शुरुआत की, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जो चंद्र लिमिट और ब्लैक होल के लिए जाने जाते हैं, चंद्रशेखर सुब्रमण्यम जो चंद्र लिमिट होल और होल के लिए जाने जाते हैं, श्रीनिवास रामानुजन को अंक गणित का जन्मदाता माना जाता है। इन्हें पढ़ना हमें अच्छा लगता है और सैद्धांतिक वैज्ञानिक आधार प्रदान करता है। सारे वैज्ञानिकों के बारे में जानकारी प्राप्त करना और उन्हें पढ़ना हमें सैद्धांतिक जानकारी प्रदान करता है कि किस तरह से हमें किसी भी विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उसकी गहराई के बारे में जानना चाहिए। हम आविष्कार और खोज के महत्व को उपयोगिता के साथ साथ समझ पाते हैं। जब हम इनकी खोज और आविष्कार के बारे में जानते हैं तभी हमें उसकी उपयोगिता के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है कि किस चीज की किस तरह की उपयोगिता है। फिर तीसरा प्रश्न है कि 2020 के बारे में हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा। कि अब्दुल कलाम से प्रश्न है कि 2020 में हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा। तो इसका उत्तर अब्दुल कलाम देते हैं कि 2020 में हमारा भारत बहुत ही सुंदर होगा। भारत बहुत सुंदर और सुखद होगा। गांवों और शहरों के बीच की दूरी समाप्त हो जाएगी। गांवों और शहरों के बीच की दूरी यानी विभाजक रेखा है वह समाप्त हो जाएगी। समान वितरण के तहत उद्योगों को पर्याप्त ऊर्जा, गुणवत्ता, जल की आपूर्ति होगी। नहीं, समान वितरण यानी सबको समान वितरण किया जाएगा, चाहे वह जल का हो चाहे किसी भी चीज का हो, उद्योगों में समान वितरण किया जाएगा। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में सामंजस्य के साथ कार्य किया जाएगा। कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रों में सामंजस्य, आपसी तालमेल बिठाया जाएगा। कोई भी मेधावी विद्यार्थी शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। यानी कोई भी जो मेधावी विद्यार्थी है अगर उसके पास शिक्षा के लिए साधन नहीं है, अगर वह गरीब है तो वह शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा। यह राष्ट्र योग्य विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों और पूंजी निवेशकों की मंजिल होगा।
यानी यह जो हमारा राष्ट्र है वह 2020 में कैसा होगा, इसके लिए उन्होंने कहा है कि यह राष्ट्र योग्य विद्यार्थियों यानी जो योग्य हैं उन विद्यार्थियों, वैज्ञानिकों के लिए और पूंजी निवेशकों के लिए मंजिल होगा, यानी उनकी मंजिल क्या है उसके बारे में यह बताएगा। श्रेष्ठतम स्वास्थ्य सेवाएं होंगी, यानी स्वास्थ्य के प्रति जो भी कमी है उसकी सेवाएं एकदम श्रेष्ठ होगी, ऐसा अब्दुल कलाम का 2020 के बारे में सपना था। राष्ट्र की शासन व्यवस्था पारदर्शी और भ्रष्टाचार से पूर्णतः मुक्त होगी। नहीं, राष्ट्र की जो अपनी ये शासन व्यवस्था है उसके बारे में अब्दुल कलाम का सपना था कि वह पारदर्शी यानी आर पार दिखने वाली और उसमें भ्रष्टाचार का कोई भी नाम नहीं होगा। देश में लिप्त भ्रष्टाचार पूरा समाप्त करना चाहते थे और गरीबी और अशिक्षा को जड़ से समाप्त करना। अब्दुल कलाम का यह सपना था कि गरीबी और अशिक्षा को राष्ट्र से संपूर्ण जड़ से ही समाप्त कर दिया जाए। स्त्रियों और बच्चों के विरुद्ध अपराध पूर्ति पर नियंत्रण होंगे। आज के समय में जो स्त्रियों और बच्चों पर अपराध हो रहे हैं, उनके साथ जो भी दुराचार हो रहा है उसे पूर्णतया समाप्त कर दिया जाएगा और उन पर नियंत्रण करने की कोशिश की जाएगी। किसी के अधिकारों का हनन नहीं होगा, किसी के अधिकारों को दबाया नहीं जाएगा। जिनका जो अधिकार है वह अपना अधिकार पाने में पूर्णतया स्वतंत्र होंगे। समृद्ध, स्वस्थ, आतंक रहित भारत का निर्माण होगा और जीवन में सर्वोत्तम जीवन यापन करने की स्थान होगा जिस पर के नेतृत्व पर हमें गर्व होगा। यानी अब्दुल कलाम इस तरह के भारत का निर्माण करना चाहते थे कि जिसमें न तो स्त्रियों पर कोई अत्याचार हो, न गरीबी अमीरी में कोई भेदभाव हो और न कोई बच्चा जो मेधावी छात्र है वह पढ़ने से, उच्च शिक्षा से वंचित रहे। फिर अगला प्रश्न अब्दुल कलाम से यह है कि आपको भारतीय समेकित प्रक्षेपण विकास कार्यक्रम का अविवादित जनक, फादर ऑफ इंडियन मिसाइल प्रोग्राम कहा गया है। कृपया हमें IGMDP इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम की प्रमुख 5 परियोजनाओं के विषय में संक्षिप्त समझाइए। अब्दुल कलाम से जो है IGDMP के बारे में कि इसकी 5 प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमें समझाइए। तो उसके बारे में अब्दुल कलाम ने जो बताया है वह है कि सन 1983 में IGMDP के अंतर्गत इन 5 प्रक्षेपास्त्रों का विकसित करने का विचार किया गया था कि 1983 में 5 प्रक्षेपास्त्रों को विकसित करने का विचार किया गया था। और ये 5 जो है प्रक्षेपास्त्र है, मिसाइल होते हैं फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र। तो पहला है पृथ्वी के बारे में, सतह से सतह पर वार करना और सतह से सतह पर प्रक्षेपण करना और इसकी जो है वह क्षमता है वह 150 किलोमीटर। आकाश, मध्यम दूरी की प्रक्षेपण सतह से हवा में, तो इसकी जो क्षमता है वह 24 किलोमीटर। आकाश की क्षमता है वह 24 किलोमीटर। त्रिशूल, त्वरित प्रतिक्रिया, इसमें त्रिशूल में त्वरित प्रतिक्रिया यानी त्वरित होता है आपके शीघ्र, जल्दी। त्वरित प्रतिक्रिया, सतह से हवा में एक छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र। यह त्रिशूल जो है वह त्वरित प्रतिक्रिया, हवा में एक छोटी दूरी का प्रक्षेपास्त्र। इसकी दूरी जो है वह 8 से 10 किलोमीटर। फिर आपके है चौथा नाग का है टैंक विरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र। नाग है वह टैंक विरोधी निर्देशित प्रक्षेपास्त्र। इसकी क्षमता है 4 किलोमीटर। और फिर है अग्नि, अग्नि का है तकनीकी प्रमाणक प्रणाली, बैलिस्टिक मिसाइल। तो यह 5 जो है आपके प्रक्षेपास्त्र जिनको 1983 में
विकसित करने का विचार किया गया था। पृथ्वी, आकाश, नाग, त्रिशूल और अग्नि। पिछले 25 वर्षों के दौरान 2 प्रक्षेपास्त्र प्रणालियां विकसित हुई, इनका प्रयोग भी किया गया। आकाश को हमारी सेना ने आपूर्ति के लिए मंगवाया और पृथ्वी व अग्नि के अनेक रूप विकसित किए गए, इनके प्रसारण की पूर्व तैयारी है। पहले जो है वह आकाश का किया गया प्रयोग और अब है वह अग्नि और पृथ्वी का जो प्रयोग करने के लिए पूर्व तैयारी की जा रही है। इसका फिर प्रश्न है कि शिक्षा व्यवस्था के विकास में सूचना और संचार की क्या भूमिका हो सकती है। कि शिक्षा व्यवस्था के विकास में सूचना और संचार की क्या भूमिका हो सकती है, इसका हमारी शिक्षा पर क्या असर पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे में अब्दुल कलाम का कहना है कि दूरस्थ शैक्षिक कार्यक्रमों को देश के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता से फैलाने के लिए संचार की आवश्यकता होती है और वह बहुत ही जरूरी है। और हमारे कार्यक्रम को व्यवहारिक बनाने के लिए 3 तरह के कार्यक्रम आवश्यक है। संपर्क व्यवस्था और उत्पादन एवं उसका प्रसार, जो संपर्क को 1.5 लाख टर्मिनल्स के साथ जोड़ने की क्षमता रखता है, जो देश के दूसरे भाग में ब्रॉडबैंड और बेतार के तार यानी वायरलेस से संचार के माध्यम से जुड़े हो। ये माध्यम शिक्षा पद्धति के उत्तम साधन है। यानी हम जब शिक्षा प्राप्त करते हैं तो दूर से ही सारे संचारों की व्यवस्था हो जानी चाहिए। जब हम सारे देश को संचार के माध्यम से जोड़ने में सफल हो जाएंगे, यानी सारा देश जब संचार के माध्यम से जोड़ने में हम जब सफल हो जाएंगे, तभी शिक्षण संस्थाओं से विद्यार्थी और शिक्षकों को प्रत्यक्ष देख सकेंगे और कहाँ क्या हो रहा है, किस तरह की शिक्षा पद्धति चल रही है, उसका हमें ज्ञान प्राप्त होगा। इस तरह से प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों तरफ से संपर्क साधा जा सकता है। यानी संचार के माध्यम से जब सारा देश एक साथ जुड़ जाएगा, तब हम प्रत्यक्ष शिक्षक और विद्यार्थी प्रत्यक्ष और परोक्ष आमने सामने एक दूसरे को देखकर शिक्षा का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इससे हर क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। इस संचार व्यवस्था से हर क्षेत्र के लोग लाभान्वित होंगे। कोई भी जो है वह कोई भी देश है वह शिक्षा के ज्ञान से अधूरा नहीं रहेगा। फिर प्रश्न है कि परमाणु शक्ति का संबंध अधिकतर विनाशक बम के रूप में ही होता है। इसके सकारात्मक या रचनात्मक प्रयोग के बारे में बताइए। जो है वो परमाणु बम है, उसका ये है जो किया जाता है विस्तार, वह हमेशा विनाशक रूप में ही होता है। तो है कि इसका सकारात्मक और रचनात्मक प्रयोग क्या हो सकता है, उसके बारे में आप हमें बताइए। तो उसके लिए कहा है अब्दुल कलाम में, परमाणु शक्ति का प्रयोग ऊर्जा उत्पादन और उत्तम कृषि के बीज प्रदीपन हेतु भी किया जाता है। यानी परमाणु बम का उपयोग जो है वह विनाशक के रूप में न होकर उसका उपयोग हम ऊर्जा उत्पादन और कृषि के उत्तम बीज प्रदीपन यानी बीज उगाने के लिए भी हम कर सकते हैं। फिर आपके प्रश्न है वापस कि आपको कर्नाटक संगीत का अच्छा ज्ञान है। एक वैज्ञानिक होते हुए भी आपको कर्नाटक संगीत का इतना अच्छा ज्ञान कैसे है, तो उसके बाद और आपको इसकी रुचि कैसे पैदा हुई, तो उसके बारे में अब्दुल कलाम का कहना है कि जब मैं सेंट जोसेफ कॉलेज में पढ़ता था तो उस समय संगीत की तरफ मेरा रुझान बढ़ा। मुझे एस एम सुब्बलक्ष्मी और सी भादुड़ी श्रीनिवास अय्यर का संगीत सुनना अच्छा लगता था।
एस सुब्बलक्ष्मी और CS भादुड़ी का संगीत सुनना मुझे अच्छा लगता था। मैं अपने मित्र सांथम के साथ कर्नाटक संगीत सुनने जाता था और जब भी शाम को मुझे समय मिलता तब मैं कर्नाटक संगीत सुनता था। हॉस्टल लौटकर हम इसी संगीत के विषय में बहुत सी बातें करते थे। मैं अपने मित्र सांथम के साथ कर्नाटक संगीत सुनता था और हॉस्टल लौटकर भी हम इसी संगीत के बारे में चर्चा करते थे। फिर आखिरी प्रश्न है कि भारत के भावी कर्णधारों के लिए आपका क्या संदेश है? आप भारत के भावी कर्णधारों को क्या संदेश देना चाहते हैं? तो ये अब्दुल कलाम कहते हैं कि मैं भारत के कर्णधारों से यही कहना चाहता हूँ कि किसी भी युवक को भविष्य को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। बस हमें जरूरत है तो अपने मन में दृढ़ विश्वास की। अगर उसे अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है, अगर हमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो हमें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। समय बहुत मूल्यवान है, सदाचारी बनो, आत्मविश्वास रखो। अब तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान है और तुम्हारे पास हर समस्या का समाधान करने की क्षमता है। ऐसा करके तुम अपना लक्ष्य सरलता से प्राप्त कर लोगे। तो इस तरह से मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने विद्यार्थियों को किस तरह से पढ़ना लिखना चाहिए, उन्हें अपना भविष्य किस तरह से निर्माण करना चाहिए, उसके बारे में अब्दुल कलाम का साक्षात्कार इस पाठ में बताया गया है। और उनका देश के भविष्य को लेकर, देश का भविष्य 2020 में कैसा होगा, उसके बारे में अब्दुल कलाम ने इस पाठ में हमें बताया है। हमने पाठ पढ़ा मिसाइल मैन 8वां अब्दुल कलाम का। उस पाठ के बारे में है कि अब्दुल कलाम ने किस तरह से साक्षात्कार किया है बच्चों से और उन्होंने बच्चों को पढ़ने के लिए किस तरह से उन्हें तैयारी करनी चाहिए और भविष्य में किस तरह से अपना जो है वह दृढ़ निश्चय के साथ तैयारी करनी चाहिए, उसके बारे में बताया था। अब आज हम अब इसके आगे के पाठ के प्रश्न उत्तर करेंगे। इसमें है शब्दार्थ है आपके ख्याति, प्रसिद्धि, विशेषज्ञ, विषय का जानकार, त्वरित, जल्दी, आपूर्ति, भरपाई, निर्धारित, तय। जो काम हम निर्धारित कर लेते हैं, निर्धारित, तय। मेधावी, होशियार, प्रक्षेपास्त्र जो है मिसाइल, जो इस पाठ के अंदर है मिसाइल मैन अब्दुल कलाम ने प्रक्षेपास्त्रों का निर्माण किया था, इसीलिए इन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। क्षमता, सामर्थ्य, प्रसारण, फैलाव, अर्जित, प्राप्त करना, जिज्ञासा, जानने की इच्छा। तो ये है आपके इस पाठ के शब्दार्थ। आगे प्रश्न उत्तर में है कि अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ था? तो आपके अब्दुल कलाम का जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था और कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में। अब्दुल कलाम के जन्म स्थान का संबंध जिस राज्य से वह है। तो चारों में से ऑप्शन है आपके, इसमें कर्नाटक, केरल, उड़ीसा या तमिलनाडु। तो अब अब्दुल कलाम के जन्म स्थान का संबंध तमिलनाडु से है। अब्दुल कलाम को अच्छा ज्ञान था। अब्दुल कलाम को किस विषय का अच्छा ज्ञान था? तो कर्नाटक संगीत का, मांड संगीत का, लोक संगीत का या उपर्युक्त सभी। तो अब्दुल कलाम को कर्नाटक संगीत का अच्छा ज्ञान था। फिर आपके है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। अब्दुल कलाम साहब दिन में कितने घंटे काम करते थे? अब्दुल कलाम साहब दिन में 18 घंटे काम करते थे। मेरे अध्यापक खाली स्थान ने हमें चिड़िया के उड़ने का सिद्धांत समझाया। तो मेरे अध्यापक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर ने हमें चिड़िया के उड़ान का सिद्धांत समझाया।
मुझे कर्नाटक संगीत का अच्छा ज्ञान है। किस संगीत का अच्छा ज्ञान था अब्दुल कलाम को? कर्नाटक संगीत का अच्छा ज्ञान था। फिर है प्रश्न आपके, कलाम साहब ने चिड़िया के उड़ान के सिद्धांत को कौन सी कक्षा में समझा? तो कलाम साहब ने चिड़िया के उड़ान के सिद्धांत को 5वीं कक्षा में समझा। कलाम साहब ने अपनी उपलब्धियों का श्रेय किसे दिया है? कलाम साहब ने अपनी उपलब्धियों का श्रेय अपने शिक्षकों को दिया है। किसे दिया है? अपने शिक्षकों को। कलाम साहब ने को भारत सरकार द्वारा कौन सा सम्मान प्रदान किया गया? तो कलाम साहब को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न का सम्मान प्रदान किया गया। फिर अति लघु उत्तरात्मक शब्द है, ये प्रश्न है आपके, कलाम साहब किस मित्र के साथ संगीत सुनने जाते थे? कलाम साहब अपने मित्र सांथम के साथ संगीत सुनने जाते थे। किन्हीं 3 भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के नाम बताइए। प्रक्षेपास्त्र है आपके मिसाइल, फेंक कर चलाया जाने वाला अस्त्र। तो किन्हीं 3 भारतीय प्रक्षेपास्त्रों के नाम बताइए। आकाश, त्रिशूल और अग्नि, या फिर पृथ्वी, आकाश और त्रिशूल, जो भी है कोई सा भी लिख सकते हैं। पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, नाग। लघुत्तरात्मक प्रश्न है कि अब्दुल कलाम ने भारत के भावी कर्णधारों के लिए क्या संदेश दिया है? तो अब्दुल कलाम ने भारत के भावी कर्णधारों को यह संदेश दिया है कि अपने भविष्य को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अगर तुमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो तुम्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है, बस अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाओ। विज्ञान विषय पढ़ने के लिए क्या क्या तैयारियां आवश्यक है? विज्ञान विषय पढ़ने के लिए सबसे पहले शिक्षक और विद्यार्थी के मन में विषय के प्रति लगाव होना जरूरी है। शिक्षक और विद्यार्थी के मन में विषय के प्रति लगाव और विद्यार्थी के मन में प्रबल जिज्ञासा होनी आवश्यक है। उसके बाद में हमें विभिन्न वैज्ञानिकों की खोज और उनके आविष्कार के बारे में अधिक से अधिक पढ़ना, जिससे हम आविष्कार और खोज के महत्व को और उसकी उपयोगिता को समझ सकें। तो विज्ञान विषय पढ़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है विद्यार्थी और शिक्षक के मन में प्रबल जिज्ञासा और विषय को जानने के लिए विद्यार्थी की प्रबल इच्छा शक्ति। उसके बाद में है विभिन्न वैज्ञानिकों के खोज और आविष्कारों को ध्यान पूर्वक बार बार पढ़ना, जिससे हमें खोज और आविष्कारों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके। कलाम साहब के अनुसार 2020 में हमारे देश का स्वरूप कैसा होगा? कोई 2 बिंदु लिखिए। तो कलाम साहब के अनुसार हमारा भारत बहुत ही सुंदर और शिक्षित होगा, और उसके बाद में गांवों और शहरों की विभाजक रेखा है वह समाप्त हो जाएगी, यानी गांव और शहरों की विभाजक रेखा है वह पूर्णतया से समाप्त हो जाएगी। फिर आपके आते हैं दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न, जिसमें है चिड़िया की उड़ान का सिद्धांत से ख्याति प्राप्त भौतिक शास्त्री बनने का सफर अब्दुल कलाम ने किस तरह से तय किया, उसके बारे में वर्णन है जो अपने शब्दों में कीजिए। कि किस तरह से अब्दुल कलाम है वह भौतिक शास्त्री बने, चिड़िया की उड़ान को उन्होंने किस तरह से समझा, उसका वर्णन हमें अपने शब्दों में करना है। चिड़िया की उड़ान का सिद्धांत अब्दुल कलाम साहब को उनके शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम ने 5वीं कक्षा में पढ़ाया।
उन्होंने 20 मिनट तक वो ब्लैक बोर्ड श्याम पट पर 20 मिनट तक चिड़िया की उड़ान के सिद्धांत को समझाया। उसके बाद उन्होंने सभी विद्यार्थियों से पूछा कि तुम्हें क्या समझ में आया। तब विद्यार्थियों ने गर्दन हिलाई कि हमें कुछ भी समझ में नहीं आया। तो उनके शिक्षक ने गुस्सा करने की बजाय वो उन्हें समुद्र तट के किनारे ले गए और वहां पर बहुत सारे पक्षी जो है वह उड़ रहे थे। तो वह उनकी वो किस तरह से उड़ते हैं, उनके पंखों को किस तरह से वो मोड़ते हैं, अपनी पूंछ को किस तरह वो हिलाते हैं, उन सब गतिविधियों को देखने के उपरांत उन्हें समझ में आया कि पक्षी किस तरह से उड़ते हैं, चिड़िया किस तरह से उड़ती है। तो चिड़िया की उड़ान को समझने के बाद अब्दुल कलाम ने उड़ान विषय को अपना विज्ञान में अपना विषय बनाया और भौतिक विज्ञान में उन्होंने मेहनत करके वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा उड़ान को अपना विषय बनाते हुए प्रक्षेपास्त्रों के निर्माण में अपनी भूमिका निभाई। इसीलिए उन्हें मिसाइल मैन कहा जाता है। और इंजीनियरिंग की पढ़ाई उन्होंने पूरी की और उड़ान विषय को अपना जिंदगी भर में विषय उन्होंने अपना बनाया। उन्होंने इस प्रकार उन्हें भौतिक शास्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। चिड़िया की उड़ान से ही उन्हें भौतिक शास्त्री बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। कलाम साहब द्वारा विद्यार्थियों को दिए गए संदेश को अपने शब्दों में लिखिए। कलाम साहब ने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि अपने भविष्य को लेकर घबराने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने अपना लक्ष्य निर्धारित कर लिया है तो फिर तुम्हें कोई भी नहीं रोक सकते हैं। तुम्हारा लक्ष्य है, तुम उसी पर ध्यान दो और अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ो। समय बहुत मूल्यवान है, उसे यूं ही बैठकर खराब नहीं करना चाहिए। अपने अच्छे आचरण और ईमानदारी से लक्ष्य को पाने के लिए आत्मविश्वास के साथ अपना सारा काम करो और आगे बढ़ते रहो। हर समस्या का सामना करना चाहिए, हर समस्या का समाधान है अगर हमारे पास दृढ़ इच्छा शक्ति है। तो इस तरह से अब्दुल कलाम ने विद्यार्थियों को संदेश दिया कि अपने भविष्य को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। वह अब्दुल कलाम जो है वह विद्यार्थियों को देश का भविष्य मानते थे और अगर विद्यार्थियों का भविष्य सुंदर और अच्छा होगा तो देश का भविष्य भी बहुत ही अच्छा होगा। इस तरह से अब्दुल कलाम जो है वह विद्यार्थियों के लिए बहुत ही प्रेरणादायक थे। उन्होंने विद्यार्थियों को हमेशा प्रेरणा दी कि किस तरह से अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो ये थे इस पाठ के प्रश्न उत्तर जो मैंने आपको बताए हैं। नमस्कार।